नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है कि अपन कक्षा 6 और 7 की हिंदी की वर्कशीट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कक्षा 6 और 7 की तो आज कक्षा 6 और 7 की हिंदी की वर्कशीट में दोस्तों देखते हैं कार्यपत्रक 51। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्त अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अपन कार्यपत्रक 51 देखते हैं दोस्तों। इसका ही अपने को कुछ गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। पहले अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली एएनएम प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2641 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी इस सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्र को परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र को केंद्राधीक्षक एवं परीक्षक के स्तर पर ओटीपी के माध्यम से अति गोपनीयता प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ओटीपी के माध्यम से गोपनीय तरीके से क्या होगा दोस्तों, प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समाचार का मुख्य विषय क्या है। इस समाचार का मुख्य विषय क्या है दोस्तों, प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने का। तो अपन ने पढ़ा है, तो प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने का मुख्य विषय है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिखा था कि एएनएम 15 मार्च को होने वाली एएनएम प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र। तो अभी अपन ने यहाँ पे देखा था कि 15 मार्च को होने वाली एएनएम प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र, तो यहाँ पे आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या प्रश्न पत्रों की गोपनीयता रखा जाना जरूरी है, कारण सहित लिखिए। तो प्रश्न पत्रों की गोपनीयता हाँ बिल्कुल रखा जाना चाहिए। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता रखने से ही योग्य विद्यार्थियों का चयन हो पाएगा। यदि गोपनीय ना रहेंगे तो बच्चे सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो गलत होंगे अभ्यर्थी। सही चयन के लिए गोपनीयता जरूरी है। ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है। ऑनलाइन प्रश्न कंप्यूटर पर ओटीपी के माध्यम से प्रश्न पत्र भेजना ही ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। विद्यालय से जुड़े समाचार पत्रों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखे। इन समाचार पत्रों पर शिक्षकों के साथ चर्चा करें। विद्यालय में डिजिटल माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया जाए। तो ये क्या है, ऑनलाइन विद्यालय में डिजिटल माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाए, इसे भित्ति पत्रिका पर लगाए। गांवों में निकाली जाने वाली मतदाता जागरूकता रैली। तो यहाँ पे गांवों की मतदाता जागरूकता रैली निकालते हैं, उसको यहाँ पे भित्ति चित्र पे क्या करना है, चिपकाना है। तो वर्कशीट 51 कंप्लीट हो चुकी है। कार्यपत्रक 52 देखते हैं दोस्तों। कार्यपत्रक 52। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ और फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। तो यहाँ पे अपने को मांसपेशियों के बारे में बताया गया है कि मांसपेशियों को जितना यूज करेंगे उतना ही काम
करेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। अंगों की गति किसके द्वारा होती है? तो आपको अभी पैसेज में है गद्यांश में कि मांसपेशियों द्वारा। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ में फैला सकते हैं? किसको सिकोड़ सकते हैं? मांसपेशियों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में लिखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 का क, व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? तो व्यायाम आपको पता है कि शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम क्या है? बिल्कुल जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? तो बिल्कुल हाँ, करना चाहिए। हमें योगासन भी करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर की मांसपेशियां सशक्त एवं समर्थ बनती है। हमें योगासन भी अवश्य करना चाहिए क्योंकि मांसपेशियां सशक्त और समर्थ बनती है। यह देखते हैं मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है? कब तक बनी रहती है? जब तक मांसपेशियों को काम में लिया जाता रहेगा तब तक ये समर्थ और सशक्त बनी रहती है। तो शरीर की मांसपेशियों को जब तक काम में लिया जाएगा तब तक ये क्या रहेगी दोस्तों? सशक्त और समर्थ रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। ये रहा। वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है। तो घोड़ा कैसा होना चाहिए दोस्तों? सफेद। तो यहाँ पे सफेद। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। तो लड्डू कितने हैं? 10 किलो। तो यहाँ पे 10 किलो। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए हैं। तो खिलौने के कितने खिलौने हैं? कुछ। तो यहाँ पे कुछ। ये रहा कुछ। मुझे लाल गुलाब पसंद है। तो गुलाब कौन सा? लाल। ये रहा लाल। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी। तो भीड़ कितनी थी? बहुत। तो ये क्या हो गया दोस्तों? विशेषण। अब वर्कशीट देखते हैं दोस्तों। 53। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए आपके लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल, पहाड़ों की एक कतार के साथ झील ही झीलें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ कौन कौन सी झील है दोस्तों? फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील आकर्षण का मुख्य केंद्र है, प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि किसने बनाए थे? महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया था। यह बसाया किसने था उदयपुर? महाराजा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए खूबसूरत पर्यटक स्थल है। तो अपन ये क्या पढ़ा है दोस्तों? अनुच्छेद पढ़ा है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहते हैं? तो भी आया था उदयपुर दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे फतेह सागर झील आई थी, सहेलियों की बाड़ी आई थी और पिछोला झील आई थी, मोती मगरी आई थी। तो ये अपन ने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर कह देखते हैं। उदयपुर शहर किसने बसाया था? तो ये रहा 1559 महाराजा उदय सिंह। 1559 में कौन किसने बसाया था? महाराजा उदय सिंह ने। अब अपन को क्वेश्चन नंबर 2 देखना पड़ेगा। 2 देखते हैं दोस्तों। ये रहा 2 और 3 देखते हैं। वाक्य बनाना है। देश विदेश। जयपुर में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। खूबसूरत। हवा महल बहुत खूबसूरत इमारत है। 2 हो गए दोस्तों। सैलानी देखते हैं। उदयपुर में बहुत से सैलानी आते हैं। बंजारा। बंजारा जाति घुमक्कड़ जाति है। तो यहाँ पे अपने को 4 वर्ड शब्द दिए थे। चारों शब्दों के अपन ने वाक्य बना दिए हैं। ये देख लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। पिछोला झील किसने बनाई थी? अभी आया था अपने महाराणा लाखा ने एक बंजारे के द्वारा बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप यहाँ जाकर क्या क्या देखना चाहोगे? तो अभी आया था दोस्तों। एक तो जगदीश मंदिर देखना चाहेंगे, मोती मगरी देखना चाहेंगे, पिछोला और फतेह सागर झील देखेंगे और सहेलियों की बाड़ी। कुछ ये पर्यटक स्थल है और भी बहुत है। तो अपन ये जगदीश मंदिर, मोती मगरी, पिछोला झील, फतेह सागर झील और सहेलियों की बाड़ी देखना पसंद करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यह झीलों और नदियों में पशुओं को नहलाना नहीं चाहिए। तो झीलों में क्या करना चाहिए, स्वच्छता के लिए पशुओं को नहलाना नहीं चाहिए। कचरा नहीं फेंकना चाहिए दोस्तों झीलों और नदियों में। कारखानों के अवशिष्ट नहीं डालने चाहिए। और भी बहुत रीजन है, आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। चैनल पे इसी तरह बने रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी को पता है कि अपन कक्षा 6 और 7 की हिंदी की वर्कबुक चला रखे हैं। उस वर्कबुक में आज कार्य पत्रक दोस्तों 54 पढ़ेंगे। अभी तक 53 कंप्लीट हो चुके हैं। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दें। अब देखते हैं दोस्तों कार्य पत्रक 54। ये रहा कार्य पत्रक। आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखिए। किसको लिखना है दोस्तों, अमर को। उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन भी करना है अपने को। तो ये शाहपुरा जयपुर का लड़का है अमर, उसके लिए क्या लिखना है अपने को, पत्र लिखना है। तो दोस्तों मेरे प्रिय मित्र अमर, नमस्ते। यहाँ पे अपने को जगह कहाँ की दे रखी थी दोस्तों, ये रही शाहपुरा जयपुर, और डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हो वो दिनांक लगानी है। अब देखते हैं दोस्तों, अब लिखते हैं पत्र। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, उम्मीद है तुम भी कुशल पूर्वक होंगे। यहाँ पे मैं कुशल पूर्वक हूँ, उम्मीद है आप भी कुशल पूर्वक होंगे। मैंने टीवी पर जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय खेलों में तुम्हारा प्रदर्शन देखा। टीवी पे जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रदर्शन देखा। मैंने देखा कि तुमने अपनी टीम को जिताने में अपना पूरा योगदान दिया। आपने अपनी टीम को जिताने में पूरा योगदान दिया। तुमने ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी अपनी टीम के लिए अच्छे विकेट लिए। तो तुमने बैट और बॉल दोनों से क्या किया, अच्छा प्रदर्शन किया। तुम्हारी फील्डिंग भी काबिले तारीफ थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन की वजह से ही टीम ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा तुम्हारा राज्य स्तरीय टीम में चयन हुआ। तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन की वजह से टीम ने प्रथम स्थान तो प्राप्त किया ही, और आपका भी क्या हुआ, राज्य स्तरीय टीम में चयन हो गया। अब मेरी कामना है कि तुम्हारा चयन शीघ्र ही देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में हो। आपके परिवार के सभी लोगों का मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र अजय। अजय या विजय जो भी आप करना चाहो वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे सभी को नमस्ते। अब अपनी वर्कशीट 54 कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब 55 नंबर देखते हैं कार्यपत्रक। ये रहा दोस्तों कार्यपत्रक 55। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रखे परस्पर मेल मन से, छोड़ अविवेकता, मन का विलाप ही मिलन है, होती उसी से एकता। सब बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता हो, एकता को धारण करो। तो ये अपने को एक पद्यांश दिया गया है। अब उसके क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। मन का मेल मिलाप होता है। मन का मेल मिलाप धमकाने से, अविवेकता से, रोब जमाने से, परस्पर मेल रखने से। तो परस्पर मेल मिलाप रखने से ही क्या होता है, मन का मिलाप होता है दोस्तों। वारण शब्द का अर्थ और पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो वारण शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, निवारण। क्या होता है, निवारण। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 देखते हैं दोस्तों। एकता शब्द का बहुवचन लिखिए। तो एकता क्या होता है दोस्तों, एकता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप एवं एकता दिखाई देती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। भारत आपको पता है कि विविधता में एकता का देश है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इसका मेल मिलाप के रीजन क्या हुआ, कारण भारत विविधता
सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का अपनी वीडियो में फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है कि अपन कक्षा 6 और 7 की हिंदी की वर्कबुक चला रखे हैं। उस वर्कबुक में अब तक वर्कशीट कार्यपत्रक 55 कंप्लीट हो चुका है। आज 56 यानी कार्यपत्रक 56 नंबर पढ़ेंगे। तो कार्यपत्रक पढ़ने से पहले आप सभी दोस्त अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब इसका क्वेश्चन कार्यपत्रक 56 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है अपने को। राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप रणवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला। मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घालक था, अंत समय पर टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 1 देखना है दोस्तों। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। तो किससे युद्ध किया था दोस्तों? अकबर से। जहांगीर से नहीं किया था, बाबर से भी नहीं और सभी से भी नहीं, क्योंकि इसके समय में अकबर मुगल शासक था। अपने को क्वेश्चन नंबर 2 देखना है दोस्तों। ये रहा। महाराणा प्रताप के अंत समय तक टेक न छोड़ी। प्रताप की टेक क्या थी? मेवाड़ को आजाद कराने की टेक। तो ये क्या थी? सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। प्रतिपालक शब्द में कै प्रत्यय लगा हुआ है? आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द को ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे अपने को कुछ शब्द देखने हैं। तो दोस्तों देखते हैं रणधीर। तो यहाँ पे रण प्लस धीर, प्रतिफल, प्रति प्लस फल, प्रणवीर। तो यहाँ पे प्रण प्लस वीर। तो ये अपने को 3 शब्द है, रणधीर, प्रतिफल और प्रणवीर। तो यहाँ पे अपन ने तीनों शब्द देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे महान देशभक्तों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जैसे नाम लिखना अपने को भगत सिंह जी का, मंगल पांडे जी का, बाल गंगाधर तिलक जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, विपिन चंद्र पाल जी का, महारानी लक्ष्मीबाई जी का। ऐसे आप जो भी नाम, यदि जो भी अपने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, महान देशभक्त, उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 5वां प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन सी विशेषता बताई गई है? लिखिए। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप को रणधीर क्या कहा गया? प्रताप जी को रणधीर, प्रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपादक, स्वराज्य का संचालक इत्यादि विशेषताएं बताई गई है। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी को रणधीर, प्रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपादक, स्वराज्य का संचालक इत्यादि विशेषता बताई गई है। अब देखते हैं यहाँ पे शिक्षक निर्देश में कार्यपत्रक पर कार्य करवाने से पहले महाराणा प्रताप के बारे में पूर्व जानकारी देंगे। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की जो भी आपको संक्षेप में एक छोटी सा विवरण देना है बच्चों के सामने। अब वर्कशीट 57 नंबर देखते हैं दोस्तों। ये रही वर्कशीट 57। कार्यपत्रक 57। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनको उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं। अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपने बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में डालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन में इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची और योग्य बने। तो ये अपने को गद्यांश दे रखा, पद्यांश गद्यांश, उसको क्या करना है? यहाँ पे आंसर देने हैं उसको पढ़ करके। तो अपन ये पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देश की पूंजी बताया गया है। तो देश की पूंजी किसको बताया गया दोस्तों? देश की पूंजी युवा पीढ़ी है। ये रहा। तो यहाँ पे युवाओं को, वृद्धजन को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? युवाओं को। युवा जनों के आदर्श होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं आदर्श से? आप सभी को ऊपर अपने ने गद्यांश में पढ़ा है। कौन है? शिक्षक। व्यापारी भी नहीं होता, खिलाड़ी भी नहीं होता, डॉक्टर भी नहीं होता। कौन होते हैं? शिक्षक। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है कृषक नहीं, नेता नहीं,
देश नहीं, यहाँ पे कौन है? आदर्श शिक्षक यहाँ का क्या है? शीर्षक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। योग्य का विलोम शब्द, तो सुयोग्य नहीं होगा, योग्यता भी नहीं होगा, योग्यजन भी नहीं होगा, योग्य का अयोग्य, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? तो किसकी रहती है दोस्तों? शिक्षक की। शिक्षक की हमेशा आजीवन छाप रहती है। क्यों? प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, 6 और 7 दोनों देखते हैं। शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? तो शिक्षक को दोस्तों ये रही, शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पीढ़ी सुदृढ़, सच्ची और योग्य बने। तो अपने को एज इट इज यहाँ पे उतारना है इसको। शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची और योग्य बने। तो ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए, यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक श्रीमान राकेश वर्मा जी हैं, जो हमें गणित विषय पढ़ाते हैं। बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यह वह समय पर विद्यालय आते हैं तथा इनके विचार बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया इनका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब अपन अगली कार्यपत्रक देखते हैं। अगला दोस्तों 58 नंबर का कार्यपत्रक पढ़ते हैं। ये रहा 58 नंबर का कार्यपत्रक 58। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है अपने को। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच कर्म से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना है। कहाँ चलना है? पैदल। सुबह की बहती हुई हवा हमारी क्या है? प्राणवायु। कौन? हवा प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरे दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे, शरीर हमारा निरोग रहेगा। तो यहाँ पे अपने को ये क्या दिए गए दोस्तों? गद्यांश दिए गए। अब गद्यांश को देखकर यहाँ पे क्वेश्चन के उत्तर बताने हैं। उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है किसका? हवा के बहने का नहीं, पक्षियों के चहचहाने का नहीं, पेड़ पौधों का भी नहीं, सुगंध का भी नहीं। यहाँ पे पैदल चलने का सबसे ज्यादा महत्व दर्शाया गया है। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है। तो अभिवादन का क्या आएगा दोस्तों? शुरुआत करना नहीं, अभिनय करना नहीं, अफसोस करना भी नहीं। अभिवादन का क्या होता है दोस्तों? वेलकम यानी स्वागत करना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्राणवायु किसे कहा गया है? सुबह की शुद्ध हवा को प्राणवायु कहा गया है। सुबह की जो शुद्ध हवा होती है ना, उसको क्या कहा गया है? यहाँ पे प्राणवायु कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। 4 और 5 और 6 तीनों ही देख लेते हैं। ये रहा 4। सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें ऊर्जा से भर देती है? तो सुबह की बहती ताजी हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। तो एक तो हवा, एक पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध, ये तीनों क्या कर देते हैं? पूरे दिन ऊर्जा से भर देती हैं। प्रश्न नंबर 5, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? तो कौन सी आदत है? सुबह रोजाना पैदल चलना व योग का निरंतर अभ्यास क्या है दोस्तों? अपने को निरोगी रखेगा। तो सुबह सुबह पैदल चलना और योग का निरंतर अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं? तो इससे क्या है? तो दोस्तों शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियों को चुस्त और दुरुस्त रखता है। सुबह सुबह पैदल चलना, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, शरीर ताजगी से भर जाता है, मन शांत रहता है। तो अपने को यहाँ पे कुछ मेन बातें देखनी है कि शरीर एक तो स्वस्थ रहता है सुबह चलने से, मांसपेशियां क्या रहती हैं? चुस्त और दुरुस्त रहती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है
और शरीर किससे भर जाता है दोस्तों? ताजगी से। और मन क्या रहता है? पूरे दिन शांत रहता है, पूरे दिन शांत रहता है। तो ये अपनी वर्कशीट 58 कार्यपत्रक 58 कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी दोस्त चैनल पे इसी तरह बने रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का अपने वीडियो में फिर से स्वागत है। आज अपनी कक्षा 6 और 7 की हिंदी की वर्कबुक का कार्यपत्रक 59 पढ़ेंगे। 59। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे गए शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डाक व्यवस्था व डाकिये दूरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिये हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। तो क्या थे कबूतर भी? पहले अपने क्या थे? डाकिये। और अब क्या है? विश्व शांति के लिए इनको उड़ाया जाता है। तो अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। इस गद्यांश के परिप्रेक्ष्य में अपने नीचे क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। ये रहा। अब तो विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। तो कौन आता है? डाकिया भी नहीं आता, दोनों भी नहीं आते, दोनों ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आता है? विश्व शांति के लिए कबूतर। ये रहा। कबूतर डाके हुआ करते थे, लेकिन अब तो विश्व शांति के लिए उड़ाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। हमारे देश को उन्नत किया है। डाक व्यवस्था हजारों वर्ष का लंबा सफर है, बिल्कुल है। उन्नत भी किया है। इंटरनेट के युग में भी डाक व्यवस्था सही चल रही है, बिल्कुल। हमारी डाक प्रणाली मर्त है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है, बिल्कुल। ये यहाँ पे ये आएगा इसका आंसर। हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है दोस्तों? तो इसका आंसर है, जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपने प्रेम और मन की भावना को पत्र में भर देता है, इसलिए उनका स्नेह पत्र में झलकता है। जो पत्र हाथ से लिखेगा वो क्या करेगा? प्रेम और मन को भी क्या करेगा? मन की भावना को कहाँ लिखेगा? पत्र में लिख देगा, और इससे क्या होगा? स्नेह पत्र में क्या होता है? झलकता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। ये रहा प्रश्न नंबर 4। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? तो हमारी डाक व्यवस्था ने विविधतापूर्ण संस्कृति को अपनी डाक व्यवस्था ने एक सूत्र में बांधा है, एकता के सूत्र में। डाके हमारे जीवन की धुरी है। कैसे? सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में डाके हमारे जीवन की धुरी है। ये अपना गद्यांश में भी आया था दोस्तों। ये रहा। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था और डाके दूरी का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे नीचे प्रश्न भी आ गया है। तो ये वाला प्रश्न कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। उपयुक्त गद्यांश को सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका सार देके, हमारी डाक व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले हम अपनी बात को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतरों का उपयोग करते थे। उसके बाद डाक व्यवस्था, और अब इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले डाक व्यवस्था थी, इसके बाद में सबसे पहले तो कौन था दोस्तों? कबूतर। इसके बाद में क्या थी? डाक व्यवस्था। और इसके बाद में क्या गया? इंटरनेट। तो ये अपनी कार्यपत्रक 59 कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों कार्यपत्रक 60 देखते हैं, 60 देखते हैं। ये रहा। निम्नलिखित कविता को पढ़कर किए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। युग युग से हम रहे उपासक गेंती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के,
हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते श्याम घटा ठहराती है। मधुर स्वरों के कोकिल कंठी बहुत गीत सुनाती है। तो अपना कार्य पत्रक 60 का ये क्या हो गई, कविता हो गई है। अब प्रश्न नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। युग युग से हम किसके उपासक हैं? तो अभी आया था अपनी कहानी में, कविता में, गेती और कुदाली के हैं। कुएं तालाब के नहीं, पेड़ पौधे के भी नहीं, खेत और खलिहान के भी नहीं, किसके हैं? गेती और कुदाली के। दूसरा प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न नंबर 2। वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? तो वर्षा ऋतु में राम के भी नहीं, रावण के भी नहीं, हनुमान के भी नहीं, किसके होते हैं? इंद्रधनुष बन जाती है उसके होते हैं। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? तो कौवा भी नहीं, बतख भी नहीं, तोता भी नहीं, कौन गाता है? कोयल गाता है ना, कोयल गाती है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। हल्की नोक से किसके गीत गाए जाते हैं? खुशहाली के गीत गाए जाते हैं दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5, 6 और 7 तीनों ही देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा, अर्थ बताइए। तो मधुर का क्या होता है दोस्तों? मीठा। छठा का क्या होता है? छवि। संध्या का श्याम। कुदाली क्या होती है? एक औजार होता है। तो यहाँ पे मधुर का मीठा, छठा का छवि, संध्या का श्याम और कुदाली एक औजार होती है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किसान के घर खुशहाली कब आती है? जब किसान के खेतों में हरी हरी फसल लहराती है, तब ही किसान के घर क्या आती है? खुशहाली आती है। तो आपको पता है कि किसान तो खेती पर ही आश्रित होता है, तो जब उसके खेतों में खलियान लहराएगा तभी वो क्या करेगा? उसके घर में क्या आएगी? खुशहाली आएगी। तो हरी हरी फसल लहराती है तभी खुशहाली आती है। एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? तो एक तो देखो, रोटी, कपड़ा, मकान और एक अच्छी शिक्षा। इन 4 की तो मूलभूत आवश्यकता या मूलभूत सुविधा क्या होनी चाहिए? बच्चों को मिलनी चाहिए। तो आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। चैनल पे इसी तरह बने रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।